जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे जीएस सुपर 30 क्लासेस में। तो आज का जो सेशन होने वाली है उसमें एसएससी जीडी फुल मॉक टेस्ट है। तो बिना देर के चलते अपने सेशन की ओर। और सेशन का पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है क्या, निम्नलिखित प्रश्न में ओ संगत को ज्ञात कीजिए। ओ संगत मतलब होता है अलग, यानी इन चारों में कौन अलग है उसे ज्ञात कीजिए। मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इन चारों में कौन अलग है। मई जो होता है वो तीसरा का महीना लगता है, जुलाई भी एक तीसरा का महीना लगता है, और अगस्त भी एक तीसरा का महीना लगता है। लेकिन जो सितंबर है ये तीसरा का महीना लगता है। तो इन चारों में सितंबर अलग हो जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, कह रहा है ए व बी बहन है। ए और बी क्या है, बहन है। बहन और भाई के लिए डबल जीरो का प्रयोग करें। ये दोनों एक दूसरे आपस में एक दूसरे के बहन है। फिर दूसरा अथी कह रहा है क्या कि सी ए का भाई है। सी जो है ए का भाई, भाई बहन के लिए डबल जीरो का प्रयोग करें, और सी जो है ए का भाई है। डी ई का भाई है। डी जो है ई का भाई है, लेकिन डी इसमें अभी नहीं आया, या तो ई भी नहीं है। तो अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। ई बी की बेटी है। ई जो है किसकी बेटी है, बी की बेटी है। कौन, ई। ई बी की क्या है, बेटी है। लेकिन यहाँ फिर यहाँ डी और ई से संबंधित दिया गया है। तो डी ई का भाई है। डी जो है ई का भाई है। डी जो है ई का भाई। तो कहा गया है क्या, डी की मौसी कौन है। तो डी डी ये रहा, और डी की मौसी कौन है। तो डी की माँ बी हो गई, और माँ की जो बहनें होती है वो तो मौसी कहलाती है। तो डी डी जो ए जो है डी की मौसी कहलाती है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला 3 नंबर प्रश्न है, एक फोटोग्राफ की ओर इन और संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, वह मेरे पिता वह मेरे पिता की पत्नी, यानी मेरे पिता पिता की पत्नी पिता की पत्नी पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे की बेटी है। एकमात्र बेटा की बेटी है। बेटी है। तो फोटोग्राफ में वह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो ये लड़की जो है उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो ये उस व्यक्ति की पुत्री हुई या तो बेटी हुई, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, पुत्री। आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला चौथा क्वेश्चन है, किसी यदि किसी कूट में ए बी को, ए का जो अल्फ़ाबेट नंबर होता है 1, बी का 2, तो 1 ना लिखकर 2 लिखता है, कितना 1 प्लस करता है, और 2 ना लिखकर 3 लिखता है, यानी 1 प्लस करके लिख रहा है। फिर सी का जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है 3 होता है, और डी का जो अल्फ़ाबेट का क्रम होता है 4 होता है। तो 3 को 4 लिख रहा है, यानी 1 प्लस कर रहा है, और 4 को 5 कर रहा है, यानी सभी में 1-1 प्लस करके लिख रहा है। तो हम भी उस प्रकार, ये एक होता है अल्फ़ाबेट में, डी 4 होता है। तो 1 ना लिखकर हम 1 बढ़ाकर 2 लिखेंगे 4, 1 ना लिखकर 1 बढ़ाकर 5 लिखेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 25, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, यानी ये डायरेक्शन से क्वेश्चन है। तो डायरेक्शन के लिए हम डायरेक्शन का बना लेते हैं। तो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर, और ये दक्षिण। कह रहा एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं उस व्यक्ति की जो है प्रारंभिक स्थिति ये रही हो, वो पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है। पूरब व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति से पूरब इस डायरेक्शन में कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर, यानी जब उसका मुख पूरब की ओर है तो उसका बाएं ऊपर की ओर हो जाएगा। तो यानी बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो अब उसका मुख जो है ऊपर की ओर है, तो उसका बाएं इस ओर हो जाएगा। तो वह बाएं और मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। बाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। पूछा अब वह किस दिशा की ओर मुख किया है। तो जो इस किस दिशा की ओर मुख किया है, तो दिशा प्राप्त करने के लिए जो उसकी अंतिम जो टर्निंग पॉइंट है कि वो कहाँ से टर्न किया, अंतिम पॉइंट, तो उसका अंतिम टर्निंग पॉइंट यहाँ है। तो वहाँ से हम डायरेक्शन का निश्चित दिशा ज्ञात करेंगे। तो ये पूर्व हो जाता है, और ये पश्चिम। वहाँ हम डायरेक्शन का यूज करके दिशा को पता करते हैं। तो डायरेक्शन जब हम यहाँ यूज करते हैं तो इधर पूर्व हो गया और इधर पश्चिम, जो कि पश्चिम में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, कुछ नमकीन पिज्जा है, यानी कुछ नमकीन, जो नमकीन की कुछ पोर्शन है वो पिज्जा में होगा। कुछ नमकीन क्या है, पिज्जा। फिर कहा गया कोई पिज्जा बिस्किट नहीं, यानी कोई पिज्जा क्या, बिस्किट नहीं है। कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है। तो निष्कर्ष में दिया गया कोई बिस्कुट नमकीन नहीं है। कोई बिस्कुट नमकीन नहीं है। कोई बिस्कुट नमकीन नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर हो भी सकता है, दूसरा डायरेक्शन बना लेते हैं, ये मान लेते हैं नमकीन का है तो ये पिज्ज़ा का है। तो ये पिज्ज़ा और बिस्किट में
पाई लगता है, लेकिन नमकीन तो हो सकता है, तो ये बिस्किट है, लेकिन तो इसमें भी नहीं है। इसमें हो सकता है और इसमें नहीं हो सकता है। जब ए इसमें हो सकता है, इसमें नहीं, जब एक में नहीं हो सकता है तो वह नहीं हो सकता है। दूसरा है, कुछ कोई बिस्कुट पिज़्ज़ा नहीं है, तो कोई बिस्किट पिज़्ज़ा नहीं, यस नहीं है। दूसरा तीसरा निष्कर्ष है, कुछ पिज़्ज़ा बिस्किट नहीं है, यानी कुछ पिज़्ज़ा जो है बिस्किट नहीं है, यस नहीं है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन निष्कर्ष 2 और 3 सही है। निष्कर्ष 2 और 3। पहला ऑप्शन में दिया गया निष्कर्ष 1 और 2 दोनों कथन अनुसंधान कर रहा है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया निष्कर्ष 2 और 3 दोनों कथनों का अनुसंधान कर रहा है, जो कि ऑप्शन बी सही होगा। 2 और 3 सही कर रहा है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में मेच्योर को 82 लिखता है, तो किस प्रकार 82 लिख रहा है मेच्योर को? एम की जो अल्फ़ाबेट नंबर होता है 13, ए का जो अल्फ़ाबेट होता है 1, टी का जो अल्फ़ाबेट नंबर होता है 20, यू का अल्फ़ाबेट जो नंबर होता है वो 21 होता है, आर का जो अल्फ़ाबेट होता है वो 18 होता है और ई का जो अल्फ़ाबेट होता है यह 5 होता है। जब हम इन सब अल्फ़ाबेट नंबर को सम करते हैं तब 3 1 4 5 5 10 8 18 हासिल 1 2 2 4 2 6 1 7 यानी 78 होता है। जब हम इनका अल्फ़ाबेट का जब सम करते हैं तो टोटल 78 आता है। वो 78 ना लिखकर 82 लिख रहा है। कितना अधिक लिखा है? 4 अधिक लिख रहा है, 4 अधिक लिख रहा है। दूसरा भी दिया हुआ है, एच का जो अल्फ़ाबेट नंबर होता है 8, आई का 9, जी का 7, एच का 8, ई का 5, आर का 18। जब हम इन सब का सम करते हैं तो 8 और 9 17 7 24 8 32 और 5 37 और 18 55 हो गया, 18 55। तो 55 ना लिखकर 59 लिखता है। कितना अधिक लिख रहा है? 4 अधिक। तो उसी प्रकार हम उसी कूट भाषा में यानी ASIAN को कैसे लिखा जाता है? तो इसका अल्फ़ाबेट नंबर देखते हैं तो 1 का 1 होता है, एस का 19, आई का 9, एक का 1 और एन का 14 होता है। जब हम इन सब का सम करते हैं तो 1 का 19 20 9 29 31 और 14 44 होता है। तो 44 ना लिखकर हम इसमें +4 करके 48 लिख देंगे, जो का 48 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में दिया गया है, KBZ का जिस प्रकार संबंधित है HUW से, तो उसी प्रकार VIF का संबंध किससे होगा? तो वही पहचाना है। तो KBZ दिया हुआ है। के का जो अल्फ़ाबेट नंबर होता है 11, बी का 2, जेड का 26, एच का अल्फ़ाबेट Y, U और W, तो एच का 8, Y का 25 और W का 23 होता है। ये 11 है और ये 8 है। 11 और 8 में कितना का अंतर है? यानी -3 किया है। फिर ये 2 है, ये 25 है, 25 से 26 गया, 26 से 1 और फिर 2 से 1 गया, फिर 26 और फिर यहाँ 25 यानी -3 किया और फिर यहाँ भी -3 किया है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं VIF में 3 माइनस सभी में कर देंगे। VIF, भी का जो अल्फ़ाबेट नंबर होता है 22, आई का 9, एफ का 6। जब हम 22 में -3 करते हैं तो 19 आता है, जो कि 19 अल्फ़ाबेट नंबर है एस का। जब हम 9 में 3 का माइनस करते हैं तो 6 आता है और 6 अल्फ़ाबेट नंबर होता है एफ का। जब हम 6 में -3 करते हैं तो 3 आता है, जो कि अल्फ़ाबेट में अंग्रेजी ABCD अल्फ़ाबेट में सी का नंबर 3 है। तो SFC जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, दिए गए विकल्प में से किन्हीं 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा? यानी किन 2 को बदलने पर? 5 की जगह 3 रखेंगे या 3 की जगह 5? तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। 5 जहाँ वहाँ 3 और जहाँ 3 है वहाँ 5, तो 5 की जगह हम कितना रखते हैं? 3 माइनस 3 की जगह 5 गुना 0 + 1 = 2। जब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 3 - 5 में जब 0 को गुना करेंगे 0 + 1 = 2। तो 3 - 1 = 2 यानी 2 = 2। तो पहला ऑप्शन ही सही होगा, पहला ऑप्शन ही सही। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों की श्रृंखला से लुप्त संख्याओं का चयन कीजिए। यानी ये जो लुप्त संख्या इसका चयन करना है। दिया है 86, 107, 82, 111, 78, 115। तो हम क्या देख रहे हैं? अल्टरनेट, एक के बाद एक, यानी 86 के बाद 82 में 4 का माइनस कर रहे हैं और 82 के बाद 78, यहाँ भी -4 का करें। तो 78 में जब हम -4 करेंगे तो यहाँ 74 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में है, कह रहा है 5 दोस्त पूजा, भावना, चारू, गीता और हेमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर से केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। तो एक वृत्ताकार मेज बना लेते हैं। तो ये वृत्ताकार मेज है, 5 व्यक्ति को बैठाना है, तो 5 व्यक्ति को बैठा लेते हैं और उसका जो मुख है किधर है? केंद्र की ओर है। तो ये केंद्र है।
कह रहा है चारू भावना की पड़ोसी, यानी चारू जो है भावना के साथ कभी नहीं बैठेगी। भावना हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी भावना जो है हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो मान लेते हैं हेमा यहाँ बैठी होगी, तो हेमा जब यहाँ बैठी है और उसका मुख्य केंद्र की ओर है, तो उसका दाईं ओर इधर हो जाएगा और बाईं ओर इधर हो जाएगा। तो बोला भावना जो है हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो पहला स्थान ये और दूसरा स्थान ये, तो यहाँ कौन बैठेगी? भावना। कौन बैठेगी? भावना बैठेगी। फिर कह रहा है गीता जो है भावना और हेमा की पड़ोसी, फिर कह रहा है गीता भावना और हेमा की पड़ोसी है। गीता, ये भावना और ये हेमा है, ये भावना है और ये हेमा है, तो गीता यहाँ बैठेगी पड़ोसी बनने के लिए। यहाँ अगर बैठती है तो हेमा की पड़ोसी नहीं होती है, और यहाँ बैठती है तो भावना की पड़ोसी जो है गीता नहीं होती है, गीता नहीं होती है। फिर यहाँ दिया गया है कि चारू जो है भावना की पड़ोसी नहीं है, यानी चारू भावना के साथ बैठने की नहीं बैठेगी, तो चारू यहाँ बैठ सकती है, भावना की पड़ोसी नहीं हो। तो बच गई कौन यहाँ? पूजा, तो यहाँ पूजा बैठेगी। तो पूछा गया है क्या भावना के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो भावना यहाँ बैठी इस ओर, और इसका मुख्य केंद्र की ओर है, तो इसका जो है बाईं ओर इधर हो जाएगा और दाईं ओर इधर हो जाएगा। तो बोला गया कि दाईं ओर कौन बैठा है? तो गीता, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, 39 छात्र की कक्षा में राम श्याम से आगे 7वें रैंक पर है, यानी राम जो है, राम श्याम से 7 रैंक आगे है, श्याम से 7 रैंक आगे, यानी श्याम का रैंक कुछ भी रहा हो, जितना भी है उससे 7 रैंक आगे, यानी हम श्याम के रैंक में 7 में माइनस कर देंगे, श्याम के रैंक जितना भी है उसमें 7 माइनस कर देंगे तो राम का रैंक आ जाएगा, क्योंकि राम जो है श्याम से 7 रैंक आगे आगे। फिर करें आगे, तो यदि श्याम का रैंक अंतिम से 17वां है, तो कक्षा बताइए कि राम का प्रारंभ से रैंक कितना है? प्रारंभ से रैंक कितना है? टोटल 39 विद्यार्थी है। तो पूछा गया है क्या, जब हमको राम की यानी श्याम की यानी शुरू से हमको रैंक पता चल जाएगा, तो हम राम का जो है 7 घटा के राम का रैंक निकाल लेंगे। लेकिन हमें दिया गया है टोटल और श्याम का अंतिम से 17वां, तो हम प्रारंभ से निकालते हैं। प्रारंभ से निकालने के लिए सूत्र होता है, यानी टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी लेफ्ट प्लस राइट मतलब क्या है कि यानी जैसे दिया हुआ है कि यानी पूरब से यानी दाएं से 17वां और बाएं से 18वां है, तो एक घटा के टोटल निकाल देते हैं। तो उसी प्रकार और एक होता है क्या, यानी स्टार्ट प्लस एंड -1, यानी शुरुआत से और अंतिम से जब हम एक घटा देते हैं तो टोटल निकल जाता है। और हमें टोटल दिया हुआ है कितना? 39। स्टार्ट से निकालना यानी शुरू से निकालना है श्याम का रैंक कितना है, लेकिन दिया हुआ है कितना? अंतिम से जो है श्याम का रैंक 17। फिर -1 करेंगे तो ये 39 बराबर S प्लस 16। तो जब हम 16 को इधर ले जाएंगे घटाएंगे तो S मतलब शुरुआत से जो है S यानी शुरुआत से जो है श्याम का रैंक 23वां है। जब 23वां में हम 7 को माइनस करेंगे तो 16वां रैंक किसका है? राम का। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन है अगला, यानी 6075 दिया हुआ है, फिर 2025 दिया हुआ है। 6075 को 2025 कैसे बनाया है? तो 1/3 कर दिया है। कितना? 1/3 गुना किया है, क्योंकि हम 3 से जब गुना करें 20 दिया 60 और 25 दिया 75, यानी 3 से गुना, इधर से 3 से गुना और इधर से 1/3 से गुना कर रहा है। फिर यहाँ दिया हुआ है 75 और 225, यहाँ भी 1/3 गुना किया है। तो इसका सही मतलब है कि जो ये 2025 है इसका 1/3 यहाँ होगा। तो 2025 का जब हम 1/3 करते हैं तो कितना आता है? 6 × 18 हासिल 2, फिर 7 × 21 बच गया 1 और 5 × 15 कितना आ जाएगा? 675, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करके शब्दकोश के अनुसार बाद करने के बाद कौन सा स्थान तीसरे स्थान पर है? कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर है? तो शब्दकोश में हम शब्द को कैसे ढूंढते हैं? शब्दकोश या डिक्शनरी जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, तो हम उसमें कैसे ढूंढते हैं? पहले ए अल्फ़ाबेट को ढूंढते हैं, ए, फिर उसके बाद बी को, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई और ई के बाद सी, क्रमानुगत अनुसार से हम ढूंढते हैं। अगर ए मिल गया तो ए के बाद बी को ढूंढते हैं, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई और ई के बाद, यानी इसी क्रमागत क्रम से ढूंढते हैं और जेड तक ढूंढते हैं। तो यहाँ शुरुआत ही इन 5 लेटर में एस से ही किया है, तो 5 को फर्स्ट रैंक पर रखेंगे।
यानी पहला जो अल्फ़ाबेट है पाँचों में एक ही है, एस है, तो पाँचों को एक रैंक पर। दूसरा अल्फ़ाबेट सभी में एक ही एम है सभी में, तो सबको एक रैंक पर रखेंगे। तीसरा अल्फ़ाबेट सभी में ए ही है, तो चौथा अल्फ़ाबेट से हम सबको जो है छाँट सकते हैं। तो चौथा अल्फ़ाबेट में इसके पास पहला एल है, तो एल 12 आता है। एल का जो क्रमांक संख्या 12, एल आर से बाद आता है, लेकिन सबसे पहले सी आता है। एल के पहले कौन आता है? सी, जो कि 3 नंबर में दिया गया है, तो सी 3 नंबर में हो जाएगा। उसके बाद एस दिया हुआ है, फिर टी दिया हुआ है, तो एस आर दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, टी दिया हुआ है और एल दिया हुआ है। तो पहले आर एस टी एल में पहले एल आता है जो कि ए हो गया। फिर यहाँ आर आता है, एस आर एस टी के पहले कौन आता है? आर, जो कि 2 में है। फिर एस आता है जो कि 4 में है, फिर टी आता है जो कि 5 में है। तो इस क्रम से जो है शब्द आएंगे। तो बोला गया है कि व्यवस्थित करने के बाद तीसरे स्थान पर कौन आएगा? ये पहला स्थान, दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान में जो है 2 नंबर में है क्या? स्मार्ट है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है। यानी क्यू आर का अर्थ होता है क्यू आर की पत्नी, यानी जो पहला है दूसरा की क्यू आर की पत्नी है। तो क्यू जो है आर की पत्नी, यानी पहला दूसरा की पत्नी, और यहाँ जो है इसमें गुना से संबंधित दिया ही नहीं है। माइनस से, भागा से और प्लस से संबंधित दिया हुआ है, तो ये प्लस, ये भागा, ये माइनस, इन तीनों से संबंधित दिया। क्यू प्लस आर का अर्थ होता है क्यू जो है आर की पति है, आर की पति है, यानी पहला दूसरा की पति है। पहला जो है, पहला ये दूसरा की पति है। पहला क्या है? दूसरा की पति है। पहला दूसरा की क्या है? पति है। पहला दूसरा की पति है। तो ये यू है और ये भी है, यानी भी की पति कौन है? यू है। फिर दूसरा में कर रहा है भागा से संबंध, क्यू भागा आर का अर्थ होता है क्यू आर की बेटी है। क्यू जो है आर की बेटी है, यानी पहला दूसरा की बेटी है। पहला पहला जो है क्यू आर की बेटी है। क्यू जो है आर की बेटी, यानी पहला दूसरा की बेटी है, तो पहला दूसरा की बेटी। तो यू की बेटी कौन हो गई? टी। यू की बेटी कौन हो गई? टी। टी यू की बेटी है। फिर माइनस, क्यू माइनस आर का अर्थ होता है क्यू आर का भाई है, यानी पहला जो है दूसरा का भाई है, यानी पहला जो है दूसरा का भाई। तो टी का भाई कौन हो गया? एस। एस जो है टी का भाई है। फिर पूछा गया यू का टी से क्या संबंध है? यू का जो है टी से क्या संबंध है? यू कौन लगता है टी का? तो कौन लग रहा है? यू का संबंध टी से क्या है? भी का संबंध यू से क्या है? तो ये रहा भी का जो है संबंध टी से किस प्रकार है? तो टी का भी कौन लग रहा है? माँ लग रही है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगा? पी दिया हुआ, पी क्यू आर दिया हुआ है, पी आर क्यू। पी का जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है 16, आर का 18, क्यू का 17। फिर क्यू दिया हुआ है, एस दिया हुआ आर, क्यू 17, एस 19, आर 18। फिर यहाँ डैश दिया हुआ है, निकालना है एस टी यू। एस 19 होता है, यू 21 होता है, टी 20 होता है, टी भी यू, टी 20, यू 21, भी 22 होता है। तो हम देख रहे हैं ये 16 है, पहला अल्फ़ाबेट है, और इसमें दूसरा शब्द में भी पहला अल्फ़ाबेट 17। फिर 17 के बाद हम यहाँ 18 करते हैं, उसके बाद ये 19, फिर ये 20, तो यहाँ 18 हो जाएगा। तो 18 क्रमांक पर कौन आता है? आर। आर 18 पर आता है। 18, 19, 20, 20 पर कौन आएगा? टी। फिर 17, 18, फिर 19, 19 पर एस आ जाएगा। तो आर टी एस, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युगों का चयन कीजिए। यानी जिस प्रकार आर पी डी डब्ल्यू यू आई से संबंधित है, उस प्रकार इन चारों ऑप्शन में कौन है, वही छांटना है। तो देखते हैं आर पी डी डब्ल्यू यू आई। तो आर का जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है 18, पी का 16, डी का 4, डब्ल्यू का होता है 23, यू का 21, टी का आई का 9 होता है, आई का 9 होता है। तो 18 को 18 से 23 कर दिया, यानी +5 किया। 16 से 21 कर दिया, +5 किया गया। 4 से 5 किया, यानी 4 से 9 किया, यानी +5, यानी सभी में +5 किया। तो ऑप्शन से एक चेक करते हैं। एल का जो क्रमांक संख्या होता है 12, और सी का होता है 3। तो 12 में क्या 3 होगा? तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखते हैं। बी का जो क्रमांक संख्या होता है वो 2 होता है। ओप का क्रमांक संख्या कितना होता है? 15। तो 15 और 12 में कहीं 5 का अंतर नहीं, यहाँ 13 का अंतर है। फिर तीसरा ऑप्शन ये भी नहीं, तीसरा ऑप्शन यानी x 24 होता है, x 24, u 21, यहाँ -3 का रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होता। चौथा ऑप्शन यहाँ x का जो क्रमांक संख्या होता है 24, और जो c का क्रमांक संख्या होता है 3, तो c यानी यहाँ 24, एक 25, एक 26 और 3
यानी प्लस यहाँ 5 हो गया। यहाँ वाई कितना होता है 25 और टीचर यहाँ भी +5 किया है। एम होता है 13 कर दिया 18, 13 और 5 18, यहाँ +5 किया। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन। यानी त्रिभुज बनाया गया, यानी 3 लकीरें, एक लकीर ये गया, एक लकीर ये और एक लकीर ये, यानी 3 लकीर होने के कारण इसमें 3 लिख दिया। फिर एक लकीर यहाँ 1 2 3 और ये 4, 4 लकीर होने के बाद इसमें 4 लिख दिया। यहाँ 5 लकीर 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लग दिया। तो जिसमें बीच में तो छो आएगा वो कन्फर्म है, तो छो किस में, इसमें 7 है, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये 9 है और ये हो सकता है। तो अब लकीर को गिनते हैं। तो इसमें एक लकीर ये रहा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ये इसमें 7 लकीर है जो कि नहीं होगा, तो 6 लकीर ये हो इसमें है ऑप्शन डी में। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। निम्नलिखित नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा। यानी इस कागज को जो है इस प्रकार मोड़ा गया है, एक कोना है, ये कागज का एक कोना है और इसमें ये चिन्ह दिया गया है। जब हमको इसको खोलते हैं, इस ओर खोलते हैं, तो इस ओर खोलने की वजह से क्या होगा, तो ये जो है यहाँ चलाएगा और ये कोना आधा हो जाएगा, ये कोना आधा यहाँ पड़ेगा और ये आधा होगा। जब आधा को हम टोटल को फोल्ड करें यानी करेंगे, तो एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए आकृति में आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का बयान दीजिए जो प्रश्न पी क्यू को उस आकृति के दाएं ओर रखने पर बनेगा। यानी दर्पण इस प्रकार दिया हुआ है, तो दर्पण से जो जो चिन्ह होता है हम दर्पण के सटा के ही बनाते हैं। तो दर्पण के सटा चिन्ह क्या है, तीर है, तो तीर बना दिए। फिर उसके बाद त्रिभुज है, त्रिभुज का जो है पहले ये भाग है, फिर ये भाग है। तो इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है। शिक्षा जो मूल्यतः राज्य सूची का विषय था, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया कौन संविधान संशोधन से। तो संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 42वां जो संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, जो कि इंदिरा गांधी के समय किया गया था। इस समय प्रधानमंत्री कौन था, इंदिरा गांधी। और इसी के तहत भारत में 10 मूल्य कर्तव्यों को जोड़ा गया था, 10 मूल्य कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और पहली बार प्रस्तावना में भी संशोधन, पहली बार प्रस्तावना पूछा जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया, पहली बार प्रस्तावना में भी संशोधन 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। और संशोधन करके 3 नए शब्द को जोड़ा गया है। कौन कौन 3 नए शब्द को जोड़ा गया, समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया, अखंडता का जोड़ा गया। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची, शिक्षा को राज्य सूची के विषय से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। ताजमहल का डिजाइन, तो ताजमहल जो है, ताजमहल ये कहाँ है, आगरा में स्थित है। कहाँ, आगरा में स्थित है ताजमहल। ताजमहल आगरा में स्थित है। यह शाहजहाँ ने इसे बनवाया था। शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी मुमताज़, अपनी बेगम की यादगार में। बेगम, इसकी जो बेगम थी उनका नाम मुमताज़ था, अपनी बेगम मुमताज़ की यादगार में बनवाई थी। कौन, शाहजहाँ ने। और जो है ताजमहल का जो है डिजाइनिंग तैयार करने वाला जो था वो उस्ताद ईसा था, उस्ताद ईसा था। और इस यानी डिजाइनिंग यानी पेपर पर डिजाइनिंग बनाने वाला कौन था, उस्ताद। लेकिन इसका जो वास्तुकार कौन था, इसका वास्तुकार जो था उस्ताद अहमद लोहारी था। कौन, उस्ताद अहमद लोहारी। यह भी क्वेश्चन कई बार बनता है, उस्ताद अहमद लोहारी था। यानी मिस्त्री उस्ताद अहमद लोहारी था, इंजीनियर उस्ताद ईसा था और मालिक शाहजहाँ था। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। इसका अध्यक्ष यानी इसका जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। एनडीपी के के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। और जो इसका सचिव, पदेन सचिव होता है वह योजना आयोग के सचिव होता है। कौन होता है, योजना आयोग के सचिव होता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, योजना आयोग के सचिव। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है,
एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, यानी ये एलोरा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। एलोरा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। तो कहा गया एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक, किस राष्ट्रकूट शासक ने किया था? तो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव भी है, गोविंद द्वितीय, दंतीदुर्ग भी है और कृष्ण प्रथम। तो एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ये ध्रुव जो है त्रिपक्षीय संघ, यानी कन्नौज एक क्षेत्र हुआ करते थे, इस पे अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ करते थे। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ करते थे जिसमें 3 राजाओं भाग लिया करते थे। एक राष्ट्रकूट राजा, एक पाल नरेश और एक प्रतिहार नरेश। इन तीनों के बीच हमेशा संघर्ष होता था, किसके? कन्नौज के लेकर। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला राष्ट्रकूट शासक कौन था? ध्रुव प्रथम। गोविंद द्वितीय ने इन तीनों राज्यों के राजाओं को हराया और दंतीदुर्ग जो ये था, ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। कौन? दंतीदुर्ग था। आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? तो सर्वाधिक प्राचीन, वर्तमान में 4 भाषाओं की प्राचीन भाषा की मान्यता दी गई है। पहला तमिल, तेलुगु और कन्नड़, और संस्कृत। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत, इन 4 भाषाओं के वर्तमान में जो है 4 प्राचीन भाषाओं को मान्यता दी गई, लेकिन सबसे जो प्राचीन भाषा है वो तमिल है, जो कि दक्षिण भारत में बोली जाती है। कहाँ? तमिलनाडु में बोली जाती है। मलयालम ये केरल में बोली जाती है। कन्नड़ ये कर्नाटका में बोली जाती है और ये तेलुगु ये आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तमिल जो है सबसे प्राचीन भाषा है भारत की। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दमन और दीव को अलग करती है? दमन और दीव जो है भारत का यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। इन दोनों को अलग कौन सी खाड़ी करती है? खंबात की खाड़ी अलग करती है। दमन और दीव यह यूनियन टेरिटरी है। वर्तमान 2020 में जो यूनियन टेरिटरी दमन और दीव दादर नागर हवेली और दमन दीव जो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन इसे 2020 में दोनों को मर्ज करके इसकी राजधानी दमन बना दी गई। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि दमन और दीव को अलग करने वाली खाड़ी होती खंबात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी ये गुजरात में पड़ती है। नर्मदा नदी ये दक्षिण भारत की नदी है। नर्मदा नदी कहाँ का है? साउथ इंडियन का है। और ये माही नदी जो है ये खंबात की खाड़ी में है, ये आकर गिरती है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो रक्त का घटक जो है आरबीसी जो होता है, आरबीसी रक्त में यानी हीमोग्लोबिन में आरबीसी पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आरबीसी पाया जाता है, उसी जो है रक्त को शरीर से ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसल होता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, राज्यसभाओं के लिए चयनित या नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है? यानी भारत के संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो जो राज्यसभा में चयनित होने वाले प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी वो नरगिस दत्त थी। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी 5 जून से 16 जून कब? 1972 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून से लेकर 16 जून 1972 में पहली बार पर्यावरण संरक्षण के बारे में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया था और इसका संबंध था पर्यावरण को बचाना था। तो 5 जून से 16 जून 1972 में, लेकिन इसकी शुरुआत 5 जून 1974 में किया गया था। 5 जून 1974 में किया गया था और इसी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे मनाने की घोषणा की। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? जो मक्खी की लार्वा होती है वो पीले कलर की होती है, जिसे बोलचाल की भाषा में मेगट कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया। ये डी टेडपोल क्या होता है? जो मेढक की जो बचपना होती है उसी को मेढक कहते हैं। मेढक मछली होती है, वो मछली की तरह होती है, उसके पूँछ होते हैं, मछली की तरह होते हैं और उसके पूँछ होते हैं। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थारू और भोटिया जनजाति भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र के निवासी करते हैं? जो थारू और भोटिया जनजाति हुआ उत्तराखंड के मुख्य भौगोलिक निवासी। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा।
सूर्य ग्रहण और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आती है? तो एक चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, चंद्रमा के बीच आ जाती है। पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। और ये सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है, पृथ्वी के बीच आ जाती है। तो आपका सही उत्तर, तो बोला गया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आ जाती है? चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच सूर्य ग्रहण के समय आता है। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है। कह रहा है अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत किस उद्देश्य से भेजा था? मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए, कांग्रेस में फूट डालने के लिए, इंग्लैंड के युद्ध पर्यटकों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त हेतु, या ब्रिटिश संसद में विरोधी दल को शांत करने के लिए। तो क्रिप्स मिशन भारत आया 1942, मार्च 1942 में आया था, मार्च 1942 में आया था। इसे भेजने वाला विस्टन चार्चिल थे। कौन थे? विस्टरल चार्चिल थे, विस्टर चार्चिल थे, जो कि इंग्लैंड के उस समय चांसलर हुआ करते थे। इसी ने मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। इसका मुख्य उद्देश्य था क्या? कि इंग्लैंड के युद्ध पर्यटकों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और जो मित्र राष्ट्र के जो सदस्य थे वो इंग्लैंड पर दबाव दे रहा था कि हमें भारत का सहयोग चाहिए। तो इसी उद्देश्य से जो है भारत के सहयोग प्राप्त करने हेतु इसका जो अध्यक्ष बनाया गया सर स्टेफर्ड क्रिप्स को बनाया गया, और उसी ने भारत में क्रिप्स मिशन लाया। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है। डायनमो एक मशीन है जिसका नाम है, डायनमो की बोलचाल में भाषा में कहा जाता है विद्युत जनरेटर कहा जाता है, विद्युत जनरेटर कहा जाता है। और विद्युत जनरेटर का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। विद्युत मोटर का काम क्या है? विद्युत मोटर का जो काम है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलना, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने का काम ट्रांसफार्मर करता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी डायनमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। 35 नंबर क्वेश्चन है। आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? जो ये सूर्य है, सूर्य के जो प्रकाश है उसमें 7 कलर है। कितना? 7 कलर है, 7 कलर है। तो 7 कलर में जब सूर्य की प्रकाश हमारे वायुमंडल में आती है, वायुमंडल में आती है तो इसमें 7 कलर होता है, जिसमें यानी नीला कलर जो होता है, नीला कलर की जो तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। इसी कारण जो वायुमंडल में बहुत सारे धूलकण और पानी के कुछ नमी पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है नीले रंग को हम प्रकिरनित कर देते हैं, यानी वापस लौटाते हैं और ये चारों बगल छा जाती है। और अन्य कलर को जो है वायुमंडल वो सोख लेती है या अवशोषित करती है। जब इसे प्रकीर्णन करने के कारण ही नीला दिखाई देने लगता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। कह रहा है 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में किया गया था। 1885 में ए.ओ. हुम के द्वारा किया गया था, ए.ओ. हुम के द्वारा किया गया था। और इसकी जो पहली बैठक 1885 में बम्बई में ही किया गया था, 1885 में बम्बई में किया गया था। और इसका अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी का। और उस समय जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन था। 1885 में कौन था? लॉर्ड डफरिन। यानी कांग्रेस का देन, यानी लॉर्ड डफरिन का दिमाग का उपज था क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 यानी भारत आज़ादी के समय कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किया था 1929 में, लाहौर अधिवेशन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में बम्बई अधिवेशन किया था, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। भारत के किस पठार को खनिज पदार्थ का भंडार कहा जाता है? भारत के किस पठार को खनिज पदार्थ का भंडार कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। छोटा नागपुर पठार में बहुत सारे छोटे छोटे पर्वत हैं, जो कि अधिकांश क्षेत्र झारखंड में है। अधिकांश क्षेत्र कहाँ है? झारखंड में, छोटा नागपुर पठार के। और बाकी बात पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तराखंड आदि में भी पाया जाता है। और इसमें जो है बहुत सारे सभी खनिज पाया जाता है। और इसमें भारत के 40% लौह अयस्क यहाँ ही इसी छोटा नागपुर पठार से प्राप्त होता है। तो इस कारण भी इसे खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कह रहा है एक वयस्क शरीर में रक्त की मात्रा होती है, यानी एक बढ़िया व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा होती है, कितना होती है? तो एक शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, 5 से 6 लीटर होती है। या तो शरीर के वजन के हिसाब से, यानी वजन के हिसाब से 7% होता है। और यही सब महिला के संदर्भ में देखा जाए तो महिला में हाफ लीटर जो है खून यानी रक्त की मात्रा की कमी होता है। किस में? महिला में। महिला में पुरुष की तुलना में हाफ लीटर जो है रक्त की मात्रा की कमी होता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। रक्त में कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। 39 नंबर क्वेश्चन है पोलियो की बूंदें किस उम्र में दे सकते हैं? तो पोलियो की उम्र के जो है 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे को देते हैं, 1 से 5 वर्ष की आयु के देते हैं। तो ऑप्शन ए 70, 50, 10 नहीं, तो ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है किस संविधान संशोधक विधेयक किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल, तो भारत के संसद दो भाग होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो यानी कह रहा है किस संविधान संशोधन के तहत जो लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। तो लोकसभा का जो कार्यकाल था पहले 6 वर्ष पहले अभी वर्तमान में 5 वर्ष है, लेकिन घटाकर 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया। लेकिन राज्यसभा का अभी भी कार्यकाल 6 वर्ष का ही होता है। तो ये 44वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, 44वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन के तहत। 41 नंबर क्वेश्चन है एक वस्तु का अंकित मूल्य है 28,500 रुपया और इसका विक्रय मूल्य है 15,675 रुपया। तो छूट प्रतिशत क्या है? कोई वस्तु पर छपा यानी MRP छपा था कितना? 28,500 रुपया। लेकिन हमें प्राप्त यानी बेचा उस दुकानदार ने कितना? 15,675 रुपया। तो हमें कितना का डिस्काउंट दिया गया? कितना का डिस्काउंट दिया गया? 10 में से 5 गया 5, ये 9 बचा, 9 में 7 जाएगा तो ये 14, ये 4 बचा, इससे 1 बचा, ये 14, 14 में से 6 गया 8, ये 7, 7 में से 5 2 और ये 1 में से 2 गया 1, यानी 12,825 का हमें छूट मिल रहा है। 12,825 का छूट मिल रहा है कितना के ऊपर? तो 28,500 के ऊपर। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, बच गया इसके पास 2, 5 बचे 25, बच गया 3, ये हो गया 32, 5 छक 30, बच गया 2 और 5 बचे 25, 5 बचे 25। फिर यहाँ 5 से काटेंगे, 5 बचे 25, बच गया इसके पास 3 और 5 सत्ते 35, यानी 57 भागा 25 65, 25 65 कितना देंगे? 57 से भागा देते, तो 57 चौका लगाते हैं, 57 चौका, तो 7 चौक 28 हासिल 2, 4 पंचे 20 और 2 22, इससे 1 बचा, 16, 16 में से 8 गया 8, यहाँ 2 ये गया 5, फिर यहाँ 5 पर लगाएं, 5 सत्ते 35 हासिल 3, 5 बचे 25 और 3 28, यानी 45% का छूट दिया गया, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। अगला क्वेश्चन 42 नंबर देखते हैं यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज 8 वर्ष 6 महीना में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो उसका जो है वार्षिक ब्याज कितनी होगी? मान लेते हैं कोई धनराशि है P, एक निश्चित राशि कितना है P, वह स्वयं का 3 गुना हो जाता है, यानी 3P हो जाता है। तो यहाँ हमें कितना का ब्याज लग रहा है? यानी 2P का ब्याज लग रहा है। 2P का ब्याज लगा है किसके ऊपर? P के ऊपर। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना, यानी P से P खत्म, हमें 200% ब्याज बन रहा है। कितना? 200% हमें ब्याज बन रहा है। कितना महीना में? कितना साल में? यानी 8 साल 6 महीना में, यानी साढ़े 8 वर्ष में हमें 200% का ब्याज मिल रहा है। तो वार्षिक दर यानी 1 वर्ष में हमें कितना का मिल रहा है? तो 200 भागा 8 दूना 16, 1 17/2, और जब मूल बट्टे के अगर बट्टा नीचे है तो इसे 2 से गुना, ये ऊपर जाके गुना कर देगा, तो 17 गुना 2 यानी 400/17। अब जब 17 से 400 में भाग देंगे तो 17 दूना 34, इसके पास बच जाएगा 6, ये हो जाएगा 60, 17 34, 17 तिया 51, बच जाएगा इसके पास 9, फिर ये पॉइंट देंगे, 0 बैठाएं, 17 5 85, लमसम सी नंबर हो जाएगा 2352। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर में यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं का 50% हो जाता है। यदि किसी संख्या में 25 घटा दिया जाता है, किसी संख्या में अगर 25 घटा दिया जाता है तो वह संख्या स्वयं का 50% हो जाता है। तो पहले हम परसेंटेज को उठाते हैं। 50% का मतलब होता है 1/2। मान लेते हैं कोई संख्या 2 है, माना कि कोई संख्या 2 है,
माना कि कोई संख्या 2 है और जब हम 2 का 50% कितना होता है 1। जब हम 1 घटाते हैं तो वो संख्या हमारे पास कितना प्राप्त होता है 1 का 1 यानी 25 घटा दिया जाता है तो 50। यहाँ कितना 1 बचा है तो 1 बराबर 25 के और जिसको निकालना है उससे गुना यानी वह संख्या कितना है 50। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 में कह रहा है किसी कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है 5000 यानी MRP कितना है 5000 रुपये। 5000 का 10% छूट दिया गया और 1% का छूट। 5000 पर जब हम 10% का छूट देते हैं तो 5000 का 10% होता है 500। जब 500 का हम छूट देंगे तो कितना होगा 4500 रुपया होगा। 4500 बचा। अब इस पर हम कितना का छूट दें कि वह 3150 में वस्तु बिक जाए। तो हमें यहाँ कितना का छूट मिला है तो 4500 जब हम 3150 घटा देते हैं तो घटाते हैं तो कितना यानी 0 5 4 1 यानी 1450 रुपये की छूट हमें मिल रही है। कितना की 1450 सॉरी 1350 होगा सॉरी भाई 1350 का छूट हो रहा है। हमें कितना का 1350 का छूट हो रहा है कितना के ऊपर 4500 के ऊपर। तो परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना 0 से 0 खत्म 45 दिया 135 होता है और यहाँ 0 लगा देंगे तो 30% जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी 45 नंबर क्वेश्चन है ए और बी अकेले अकेले तौर पर एक काम को 20 दिन और 60 दिन में करता है। ए अगर अकेले एक काम पर लगा दिया जाए तो वो 20 दिन में करेगा और बी जो है उस काम को 60 दिन में करेगा कर सकता है। उन्होंने एक काम साथ शुरू किया लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया है। काम छोड़ दिया है तो काम क्या है काम मानने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 60। 60 काम है ये जो है 60 काम को करने में 20 दिन लगाता है। तो एक काम करने में कितना दिन लगाएगा एक दिन में 3 काम करता है 20 60 काम है और 60 दिन लगाता है। तो एक दिन में कितना काम करता है एक काम यानी एक का एफिशिएंसी यानी एक दिन का कार्य क्षमता ये बी का कार्य क्षमता है। फिर बोला गया है क्या कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया यानी जब एक दिन में ए 3 काम करेगा और बी 1 काम करेगा तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है 4 काम करता है। कुछ दिनों तक काम किया माना कितना दिन तक काम किया 1 दिनों तक काम किया यानी इतना काम दोनों मिलकर किया। अब बच गया शेष काम तो ये शेष काम। फिर बोला काम किया ए कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम को किया 12 दिन में। बी जो है शेष काम को 12 दिन में किया और ये टोटल काम समाप्त हो जाएगा। यानी कुछ काम ए और बी मिलकर किया और कुछ काम जो है बी अकेले करके टोटल काम को समाप्त कर दिया और ये टोटल काम हम 60 माने। तो जो बी की हम यहाँ क्षमता 1 रखेंगे तो 1 रखें तो 12 गुना 12 यहाँ 4x प्लस 12 और जब बराबर 60 तो 4x बराबर कितना जब 12 इधर जाएगा तो कितना 48। तो 4 बराबर 12 चौक 48 यानी x बराबर 12 दिन। हम क्या माने कि ए और बी जो है 12 दिन तक साथ में काम किया। ए और बी जो है 12 दिन साथ काम किया तो कहा शुरुआत से कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया। तो 12 दिन के बाद ये जो है काम छोड़ दिया। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला 46वां क्वेश्चन है 6 मित्रों की जो औसत आयु है 144 है यानी 6 व्यक्ति की औसत आयु 144 है। फिर कहा गया 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लड़का जो है समूह छोड़ देता है। 150 मीटर यानी लंबाई वाले एक लड़का जो है समूह को छोड़ देता है। तो समूह की जो है नई औसत क्या है समूह की जो है नई औसत क्या है या तो एक तरीका इसे निकालने का 2 तरीका है हम डायरेक्ट निकालते हैं। तो ये जो है छो का औसत आयु 144 एक 150 वाले व्यक्ति जो है चल गया कितना यानी अपने औसत से कितना औसत आयु से कितना अधिक उम्र ले गया 6 उम्र अधिक ले गया 6 उम्र अधिक ले गया किससे तो एक तो खुद चल गया है एक खुद चल गया यानी 5 व्यक्ति की आयु से 6 अधिक ले गया यानी औसत आयु कितना अधिक ले गया तो 5 एकम 5 और यहाँ जब हम बच जाएगा 1 और 5 दूना यानी औसत के हिसाब से 1.2 वो अधिक ले गया। तो 144 में 1.2 घटाएंगे तो कितना होगा 8241 यानी 142 सेंटीमीटर उसकी नई औसत रही हुई। दूसरा बनाने का तरीका है कि 6 दोस्तों की जो औसत आयु 144 थे तो 144 गुना 6 कर देंगे 6 चक 24 हासिल 2 6 चक 24 और 2 26 हासिल 2 6 कम 6 2 8 यानी टोटल कितना है इतना है। फिर टोटल 864 आयु हो गया। फिर बोला गया है कि 864 में जब हम एक व्यक्ति को घटा देते हैं उसकी आयु को तो 4 के 4 1 यानी 714 जो बचा है ये कितना आयु का व्यक्ति का बचा है। तो 5 व्यक्ति का जब 5 से हम भागा देंगे 5 एकम 5 बच गया 2 ये 21 5 चौके 20 यहाँ बच गया 1 4 5 दूना 10 यहाँ बच गया 4 यहाँ पॉइंट देंगे यहाँ 0 और 8 पंचे 40 जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात इतना है
यदि 370 ग्राम दिया हुआ है निश्चित राशि के रूप में पीतल का वजन, तो तांबे की मात्रा कितना है? यानी इन दोनों का निश्चित राशि के रूप में दिया हुआ है, इन दोनों का योग, तो इन दोनों का अनुपात का योग कितना हो जाएगा? 37। यानी 370 बराबर 37 का जिसको निकालना है उसे गुना, तो तांबा की जो यानी अनुपात है 25 से, तो 37 से 37 कट जाएगा 10 बार में, और 25 गुना होगा तो यहाँ 250 होगा। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर देखते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का बीच का अंतर कितना है? 264। यानी सीपी माइनस एसपी का जो अंतर है 264 का है। यदि लाभ प्रतिशत 33% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? लाभ परसेंट कितना है? 33% का। 33% का जो है फ्रैक्शन में होता है 33/100। मान लेते हैं कोई वस्तु का जो है सीपी रहा होगा 100, यानी क्रय मूल्य 100 रहा होगा, तो उसका जो है 33% लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? 133 रहा होगा। तो हमें लाभ और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 33। निश्चित राशि के रूप में इन दोनों का अंतर 264 दिया और हमारे हिसाब से 33 है, तो बोला विक्रय मूल्य कितना है? तो 33 से गुना कर देंगे विक्रय मूल्य के रूप में। विक्रय मूल्य ये है तो 33 से 133 से गुना, 33 से जब हम इसको काट लेते हैं तो 33 से काटेंगे 8 बार में ये समाप्त हो जाएगा। 8 तिया 24 हासिल 2, 8 तिया 24 और 2 26, यानी 8 बार में ये समाप्त। 8 तिया 24 हासिल 2, 8 तिया 24 और 2 26 हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10, यानी 1064 ऑप्शन ए में हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है। दो संख्याओं का अनुपात 11:13 के दिया हो, यदि उनका महत्तम समावर्तक 7 है तो वो संख्या क्या है? मान लेते हैं एक संख्या 11 और 13, मान लेते हैं निश्चित राशि के रूप में यह संख्या 11x है और यह 13x है। जब हम 11 और 13x का जब हम मोसो निकालेंगे यानी महत्तम समावर्तक, तो x आएगा, और जो x बराबर महत्तम समावर्तक 7 दिया हुआ है, तो x यानी जहाँ x रखा वहाँ 7 से गुना, तो अगर 77 और 13 91, तो 77 और 91 जो कि ऑप्शन डी में दिया गया, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है। यदि वार्षिक ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर राशि कितनी धनराशि 2 वर्ष में 94 हो जाएगी? यानी वार्षिक ब्याज कितना है? 30%। तो वार्षिक यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए a प्लस बी इंटू ए इंटू बी बाय 100 होता है। तो 30 दिया हुआ है, 30 प्लस 30 गुना 30 बाय 100, यानी जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 59% का जब यानी मान लेते हैं कोई वस्तु 100 रुपये धनराशि रहा होगा, 59% का ब्याज पड़कर वो कितना होगा? 159 रुपये का। 159 नहीं है, 94-64 रुपया है। कितना? 94-64, यानी 94-64 का बराबर 159 के है। 94-64 जो है बराबर है कितना का? 94-64, यानी 94-64 है बराबर 169 के, और जिसको निकालना है उस गुना कर देते हैं। तो गुना करने के बाद ये जो है 64 से 9 चौक 9 58 3 9 छक 36 9 7 9 छक 36 9 58 3 9 छक 36 9 45 9 छक 54, यानी 6 बार में ये कट जाएगा, यानी 66 बार में। तो 66 पर 2 शून्य बैठा के, तो आपका सही यानी 56 बार में कटेगा, सॉरी भाई 56 बार में, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 51वां है। कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 52 है। 4 संख्याओं का औसत 52 है, तो औसत 4 संख्याओं का औसत 52 है, तो हम टोटल निकाल लेते हैं। तो जब हम इनसे गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 5 के 20, यानी 208 आ जाता है टोटल। फिर आगे प्रथम 2 संख्याओं का औसत, यानी पहला और दूसरा का जो औसत है, अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना, यानी तीसरा और चौथा का जो औसत से कितना है? 3 गुना है। यानी मूल निश्चित राशि के रूप में 208 है, और औसत के रूप में 3 और 1 4 से हम गुना कर दें, 4 को जोड़ देंगे, यानी 208 जो है निश्चित राशि के रूप में, और अनुपात के रूप में कितना आता है? 4। तो पूछा गया प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है? तो प्रथम 2 संख्याओं का योग 3 है, तो 3 से गुना, 4 पंचे 20 और 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 5 तिया 15, तो 156 आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52वां देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति पहले 60 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या रहेगा? तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो कुल दूरी कितना है? 11 प्लस 22 यानी 33 किलोमीटर, और कुल समय कितना है? 60 प्लस 30 यानी 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर है, तो 33 बटे 90, यानी ये मिनट में, और इसे घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा। अगर मूल बट्टा के नीचे बट्टा है तो ऊपर जाके क्या करता है? गुना। तो 60 ऊपर जाके क्या करेगा? गुना, 0 0 खत्म, 3 से 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3 से यहाँ 11 तिया 33, 11 दूना 22, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 किलोमीटर।
53वां क्वेश्चन है, एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% वृद्धि हो गई, यानी 18% के फ्रैक्शन के रूप में हम कितना लिखते हैं, 9/50। यानी मान लेते हैं कि उस टिकट का मूल्य कितना रहा होगा, प्राइस, यानी 50 रहा होगा प्राइस, 50, 18% बढ़ के, यानी 50 का 18% 9 होता है, 9 बढ़ के कितना हो गया, 59। फिर बोला गया टिकट के मूल्य में वृद्धि होने के कारण दर्शकों की संख्या में 25% की कमी आ गई। 25% का जो फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी 4 का 25% 1 होता है। यानी जो दर्शक था, यानी ऑडियंस, पहले 4 था, अब 1 की कमी आ गई, कितना हो गई, 3। यानी पहले जो यानी यानी एक टिकट का दाम 50 रुपये था और 4 दर्शक आता था देखने में, टोटल पैसा उसके पास 100 रुपये 200 होता था। लेकिन अब जो है 59 रुपये एक टिकट का दाम है और दर्शक 3 है, तो टोटल पैसा कितना हो जाता है, 7 या 21, हासिल 2, 5 15, अरे 2 17, यानी 177 रुपया होता है। कितना रुपया की हानि हुई, 23 रुपये की हानि हुई। और 23 रुपये की जो हानि हुई है कितना के ऊपर, 200 के ऊपर, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना, 2 से 2 जीरो खत्म, और 2 से जब हम 23 को काटते हैं तो 11 दूना 22.5 की कमी आ जाती है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है, बोर्ड मास से है, BODMAS, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ एड्स मल्टीपल्स एड सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ दिया 19 गुना 9 24 भागा, तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 24 गुना 4 भागा 16 दिया हुआ है, तो 4 से 4 ये खत्म और 4 से ये खत्म, 6। फिर पहले ऑफ का होता है, तो यानी यहाँ 6 बच गया, तो 6 गुना 4 यानी 24 भागा 24 बराबर 1, और ये 19 के साथ 1 गुना करेगा तो 19, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 55वां है, PRQ का अनुपात दिया हुआ है, P प्लस Q, तो P प्लस Q यानी पहला और थर्ड, यानी कितना, 9 और 11 20 अनुपात, Q और R, Q और R, Q का 11 और R का 10, 11 और 10 21, R और P, R का वैल्यू कितना है 10 और P का वैल्यू 19, 9, तो यानी 19, 20 21 19, 20 21 19, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया था, आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया। 56 में, विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किया और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी विक्रम जो है एक परीक्षा में 32% अंक जो है प्राप्त करता है और जो है 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर वो उसे 15 अंक और मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, पास। तो ये क्या है, पास मार्किंग है। फिर कहा गया यदि वह 57% अंक प्राप्त करता है, कितना, 57% अंक प्राप्त करता है और उसने उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अधिक मिलता है। अगर 10 कम अंक लाता तो ये पास अंक, पास अंक बराबर पास अंक, तो हम इसे पास अंक ये भी है और पास मार्क ये भी, और इसे हम बराबर कर देते हैं। 32% को, यानी 57% को हम 32% की ओर लाएंगे, एक 57% और इसे इधर लाएंगे तो -10 और ये -15, इधर बच जाएगा -25, जब कैलकुलेशन 25% बराबर इधर भी -25, तो 1 बराबर, यानी 1% बराबर 1 अंक का है। तो कहा गया कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितना चाहिए, यानी जो परसेंटेज में दिया हुआ है उसे हम अंक में बदल देंगे, तो 1% का मतलब होता है 1 अंक, तो 32% दिया हुआ है तो 32 अंक और प्लस 15 अंक बराबर कितना, 47 अंक, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन है, एक आदमी 1 रुपये में 35 आम खरीदता है, यानी 35 आम कितना रुपये में खरीदता है, एक आम 1 रुपये में, 35 आम 1 रुपये में खरीदता है, तो एक आम कितना में खरीदता है, 1/35 रुपये में खरीदता है। फिर बोला 1 रुपये में कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानि होनी चाहिए। मान लेते हैं वैल्यू कितना का है, 100 का, 30% हानि प्राप्त करने के लिए उसे 70% में बेचना पड़ेगा, तो 0 से 0 ये खत्म, 5 से 7 से 5 यानी 7 5 35, यानी एक आम को जब हम, यानी ये रुपया की ओर है और ये क्वांटिटी की ओर है, तो 50 को हम इधर भेजेंगे रुपये, यानी 1 रुपये में जब हम 50 आम को खरीद बेचेंगे तो हमें 30% की हानि होगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन, किसी धनराशि का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। ब्याज जो है मूलधन का, मूलधन अगर 5 है, यानी मूलधन यानी प्रिंसिपल 5 है, तो एसआई कितना है, 1 है, यानी 1 का ब्याज 5 के ऊपर परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना, तो 5 से यानी 40% हमें ब्याज मिल रहा है टोटल, कितना वर्ष में, 4 वर्ष में, 4 वर्ष में यानी 20% हमें धनराशि, तो 20% हमें 4 वर्ष में मिलता है, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 5%, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा।
59वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के खर्च इस प्रकार है, 15% कृषि पर, 21% घर पर, 24% शिक्षा पर। यदि वह 360 रुपया बचाते तो कुल आय कितना, यानी निश्चित राशि के रूप में हमें 360 रुपया दिया गया। मान लेते हैं उस व्यक्ति का जो इनकम रहा होगा 100 रुपया रहा हो, 100 का 15% यानी 15 रुपया जो वह कृषि पर खर्चा कर देता है। फिर कह रहा है 21% घर पर, तो 100 का 21% 21 होता है, तो ये किस पर करता है, घर पर खर्चा कर देता है। फिर 24% शिक्षा पर, तो 100 का 24% 24 होता है, तो शिक्षा पर खर्चा कर देता है। टोटल खर्च उसका कितना है, टोटल खर्च हो गया 5 1 6 4 10 हासिल 1, यानी 60%, 60 रुपया वो खर्चा कर, कमाता है 100 रुपया, 60 रुपया खर्चा कर देता है, बचाता है कितना, 40 रुपया। लेकिन कहा 40 नहीं, चाल बचाता है 360 रुपया, यानी 40 के बराबर है 360। पूछा गया कुल आय कितनी, हमने कुल आय 100 माना है, तो 100 से गुना कर देंगे। शून्य से शून्य खत्म, 4 नाम 36, यानी 900 रुपया उसकी टोटल आय रही होगी। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर में कर रहा है, एक पिता अपने पुत्र की आयु की दुगनी है, एक पिता जो है पुत्र की आयु से दुगनी, 25 वर्ष पूर्व उसकी आयु पुत्र की 7 गुनी थी, वर्तमान में कितना है, एक पुत्र 25 वर्ष पूर्व, तो माना कि पिता जो है पुत्र की आयु से क्या है, दोगुनी है, पुत्र माने 1 है तो पिता कितना है 2x। 25 वर्ष पूर्व यानी पहले, 25 वर्ष पूर्व जो है पिता जो है 25 वर्ष पूर्व पिता 2x - 25 रहे होंगे, और ये 7 यानी x - 25 रहा होगा। और जब ये 25 वर्ष पूर्व जो है ना, ये 7 गुनी थी, यानी ये 7 गुना है इससे से, जब हम इसमें 7 गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर। तो बराबर कर दिए तो 2x - 25, 2x - 25 ये x है, 2x - 25 बराबर 7x - 25 सतह 175। 25 को इधर लाएंगे, यानी 2 यानी 7x को 2x - 7x बराबर -175 प्लस 25, यहाँ माइनस यानी 2x में -7x घटाएंगे तो कितना, यहाँ बच जाएगा -5x, जो कि बराबर है कितना, कितना का 150 का माइनस में कट जाएगा, तो 25 दिया 75, यानी x का मास कितना आ गया 30, यानी जो है पुत्र की औसत आयु 30 है तो पिता की औसत आयु 60 है, यानी 30-60 जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि दी गई लोकोक्तियों का सही अर्थ का विकल्प है। अपनी करनी पार उतरनी, यानी इसका जो अर्थ क्या होता है, अपनी करनी पार उतरनी, यानी जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक के रूप दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। तो जो कांटे का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कांटे का जो पर्यायवाची शब्द होता है सुई होता है, सुई होता है, सूल होता है, सूल होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला 63 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में जो है 63 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। पश्चिम भारत आधुनिक का यानी विलोम से ज्ञात करें। आधुनिक मतलब क्या होता है, नया, और नया का विलोम क्या होता है, पुराना, तो पुराना क्या हो जाएगा, पौराणिक। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यानी इसका रेखांकित शब्द जो है इसका सही शब्द चुनना है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, शुद्ध दूध मिलता है, नहीं, परिवर्तन की आवश्यकता है नहीं। यहाँ शुद्ध दूध का गाय मिलता है ना, यहाँ शुद्ध गाय की दूध मिलता है, तो ये बहुत अच्छा है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन का, दिए गए वाक्य में रेखा अंकित शब्द के लिए सही वर्तनी का ज्ञात कीजिए, यानी रेखांकित जो शब्द है किसके पास है, शीघ्र के पास है, और शीघ्र लिखने का सही तरीका जो होता है इस प्रकार होता है। लेकिन ये जो शीघ्र लिखा गया ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी बी नंबर गलत है। सी जो है शीघ्र लिखने का सही तरीका ऑप्शन डी भी गलत है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जिसका उदय हाल में हुआ, जिसका उदय हाल में हुआ उसे नवोदित कहते हैं, यानी नवोदित, नवोदित। नव मतलब क्या होता है, नव और ओदित दो शब्द मिलकर बना नव और ओदित, यानी उदय, उदय। नव मतलब नया और उदय मतलब उदय, नया उदय को ही नवोदित कहते हैं। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। तो बेरहमी, बेरहमी,
हमी का जो विलोम होता है वो क्या होता है, जिसके दिल में रहम ना हो उसे बेरहमी कहते हैं, और जिसके दिल में रहम हो उसे रहमदिली कहते हैं। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 68 नंबर देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों के सही भाववाचक संज्ञा वाले विकल्प हो। परिवार के लिए उसे परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की डैश सदैव बनी रहेगी, यानी उसकी कमी सदैव बनी रहेगी। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया है किताबी कीड़ा, यानी किताबी कीड़ा का जो मुहावरा का अर्थ होता है हमेशा किताब में पढ़े लगना या तो हर समय पढ़ाई करना। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, यानी दिए गए वाक्यांश के लिए सही शब्द का ज्ञात कीजिए। जिसकी कोई उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं, अनुपमा। अनुपमा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है, अद्भुत होता है, अद्भुत होता है, अनोखा होता है, अनोखा होता है, लाजवाब होता है, लाजवाब होता है, अतुल्य होता है, अपूर्व होता है, अपूर्व इत्यादि जो है ये अनुपमा का पर्यायवाचक शब्द होता है। जिसकी कोई उपमा ना की गई उसे अनुपमा कहते हैं। अलौकिक, जो इस लोक का ना हो, जो इस लोक का ना हो, जो इस लोक का ना हो उसे अलौकिक कहते हैं। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुपमा जिसकी कोई उपमा ना हो। अगला 71 नंबर क्वेश्चन है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। यानी मुजरिम को जीवन दान, यानी जीवन मतलब जीवन दान, मतलब जीवन दान का उल्टा होता है क्या, मृत्यु दंड होता है, यानी मृत्यु दंड होता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरा का उचित अर्थ पाले, यानी पासा पलटना। यानी पासा पलटना मुहावरा का जो अर्थ होता है क्या होता है, पासा पलटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है कि यानी स्थिति उल्टा हो जाना, स्थिति उल्टा हो जाना। एकदम से पासा पलट गया, एकदम से पासा पलट गया, यानी एकदम स्थिति उल्टा हो गया, यानी स्थिति उल्टा हो गया। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर है। कर दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द याद कीजिए। कौन शब्द दिया गया है, निशा। निशा का जो पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, रात्रि होता है, रात्रि होता है, रजनी होता है, यामिनी होता है, यामिनी होता है, तमी होता है, तमी होता है, रात होता है, निशी होता है, और त्रियामा होता है। ये सब किसका पर्यायवाची शब्द होता है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है। तो रात्रि, रात का पर्यायवाची निशा होता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है। कह रहा है दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। अटल। अटल का जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ओचल, अचल होता है, ओ परिवर्तनीय होता है, ओ परिवर्तनीय होता है, ओ परिवर्तनीय होता है, ध्रुव होता है, स्थिर होता है, दृढ़ होता है। ये सब किसका पर्यायवाची शब्द, तो अटल का पर्यायवाची शब्द। तो अडित भी अटल का ही पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न 75 है। दिए गए शब्द में रेखांकित शब्द के लिए एक सही वर्तनी को चुने। यानी सौभाग्य, सौभाग्य किस प्रकार लिखा जाता है, सौभाग्य नहीं होता है, यानी सौभाग्य होता है, सौभाग्य होता है। तो आपका सही उत्तर जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यह समूह अलगांव की राह पर है। अलगांव का क्या है, विलोम। अलगांव मतलब होता है अलग, अलगांव मतलब क्या होता है, अलग, यानी अलग, अलग यानी एकीकरण। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67। दिए गए शब्द में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या डैश इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता, यानी क्या फायदा, क्या जनाब, नहीं, क्या दावत, क्या जवाब, क्या फायदा इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को नहीं पूछता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला व्यक्त हुए। क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी हुआ, अब क्या स्वास्थ्य, अब नहीं रही, नहीं, खराब, होश नहीं, चमक। क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह अब चमक नहीं रही। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा।
69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उसे सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो। अनभिज्ञ मतलब क्या होता है? अनभिज्ञ मतलब उसे कुछ चीज़ का भी ज्ञान नहीं हो, यानी कुछ चीज़ का ज्ञान नहीं हो, कुछ चीज़ का ज्ञान नहीं हो, उसे अनभिज्ञ कहते हैं। तो क्या होगा इसमें? अलौकिक। अलौकिक मतलब क्या होता है? जो इस लोक का नहीं हो या तो जो इस लोक का ज्ञात नहीं हो। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर है, कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही विकल्प का चयन करें। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली। यस, आपका सही उत्तर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।